नमस्कार दोस्तों, हमारी आज की कहानी अत्याचारी जेठानी बोली। देवरानी फ्री की रोटी दे रहे हैं, वही काफ़ी है, वरना तुम लोगों की औकात नहीं है यहाँ पर रहने की। देवरानी ने किया कुछ ऐसा। गीता जी के परिवार की छोटी बहू नव्या ने जब अपनी 12वीं की पढ़ाई पूरी की ही थी, उसके पिताजी की तबीयत खराब हो गई। आनन फानन में उसकी शादी गजेंद्र से कर दी गई, क्योंकि उसके पिताजी मरने से पहले अपनी बेटी की शादी होते हुए देख लेना चाहते थे। उसकी शादी इस वादे के साथ की गई कि आगे की पढ़ाई वो ससुराल में पूरी कर लेगी, पर ऐसा कुछ नहीं हुआ, बल्कि यहाँ आकर तो उसकी किस्मत ही फूट गई। ससुर तो थे नहीं, बड़े जेठ जेठानी थे, जिनके लिए देवरानी नव्या सिर्फ एक नौकरानी ही थी। गजेंद्र एक नंबर का आवारा और कामचोर शराबी इंसान था। उसे भी अपनी पत्नी के दर्द से कोई लेना देना नहीं होता। इतनी हाई फाई शादी हुई कि उसके अत्याचार और दर्द के बारे में किसी ने पता करने की कोशिश भी नहीं की। हालांकि बाद में नव्या ने बताने की कोशिश भी की तो उसकी माँ ने यह कहकर उसका मुंह बंद कर दिया कि मैं तो खुद तेरे भाई पर निर्भर हूँ, तेरी जिम्मेदारी कौन उठाएगा, चुपचाप अपने ससुराल में रहो। खैर कुछ साल बाद उसने एक नन्ही सी बच्ची को जन्म दिया, जिसका नाम रिया था। पर गजेंद्र की आदत ना गई, अभी भी निठल्ले यूं ही घूमता फिरता, परिवार से कोई लेना देना नहीं। रोड एक्सीडेंट में गजेंद्र की मृत्यु हो गई। इधर जेठ गजेंद्र की पत्नी और बेटी अत्याचारों से कोई लेना देना नहीं, पर नव्या और रिया को इसलिए नहीं निकालते कि फरी की नौकरानी मिली हुई थी। बेचारी दिन भर घर के सारे कामों में लगी रहती। हालांकि सास ने एक दो बार कहा भी था कि यहाँ पास ही में आंगनवाड़ी में तुझे लगवा देती हूँ, कम से कम अपना और अपनी बेटी का खर्चा तो चला लेगी। लेकिन जेठ जेठानी हमेशा मना कर देते कि लोग क्या कहेंगे, लोग लाज का कुछ तो ख्याल रखो। अब तो रिया भी थोड़ा बहुत घर का काम करने लगी थी। लोग लाज के कारण उसे सरकारी स्कूल में दाखिला दिलवा दिया था। एक दो बार उसकी स्कूल की शिक्षिका ने भी नव्या को स्कूल में आकर काम करने को कहा, पर जेठ जेठानी की बात याद आते ही उसने मना कर दिया। दिन भर कोल्हू के बेल की तरह लगी रहती थी, लेकिन फिर भी रूखा सूखा जो था वही खाने को मिलता। पर रिया तो बच्ची ठहरी, जब देखती कि ताईजी अपने बच्चों को खीर खाने को दे रही है तो उसका भी मन करता कि उसे भी थोड़ी सी खीर ताईजी खाने को दे। एक दो बार उसने नव्या से कहा भी, पर जो खुद ही दूसरों की मोहताज हो वह भला क्या अपनी बेटी को खीर खिलाएगी। दादी ज़्यादा कुछ कह नहीं पाती, क्योंकि बड़ी बहू उनको भी सुना देती। आखिर उसी का पति था जो घर में कमाऊ पूत है, उसके पति की कमाई से ही घर चलता है। आज फिर रिया ने ताईजी को अपने बच्चों को हलवा खिलाते देखा तो रिया से रहा नहीं गया, इसलिए आज उसने कह भी दिया, ताईजी हमें भी हलवा खाने को दो ना, चुपचाप जा यहाँ से, नजर लगाएगी मेरे बच्चों के खाने पर, मनोज कहीं की। भैया और दीदी को भी हलवा खाने को देती हो, मुझे भी हलवा खाना है, थोड़ा सा ही दे दो ना। इतना सुन ताईजी ने खींचकर एक चांटा उसके गाल पर रसीद किया। तेरा बाप रख कर गया था क्या हलवा, यहाँ पर तेरे लिए फ्री की रोटी दे रहे हैं वही।
काफी है, वरना तुम लोगों की औकात नहीं है यहाँ पर रहने की। आवाज सुन नव्या दौड़ी चली आई। अपनी बेटी की आंखों में आंसू देखकर कलेजा मुंह को आ गया। चुपचाप उसे अपने साथ कमरे में लाई। आज अपनी बच्ची की आंखों में आंसू देखकर दिल तार तार हो गया। अंदर दोनों माँ बेटी एक दूसरे के आंसू पोंछ रही थी। वहीं बाहर उसकी जेठानी का चिल्लाना जारी था। यहाँ दोनों महारानी की ठंडी रोटियां खाने की औकात नहीं है और इन्हें हलवा खाना है। गलती सिर्फ इतनी सी थी कि रिया ने अपनी ताईजी से हलवा मांगा था। इसमें ताईजी ने न सिर्फ रिया के गाल पर चांटा खींच के मारा, बल्कि उसकी माँ को भी बहुत भला बुरा कहा। क्यों गई थी वहाँ? तुझे पता है ना तेरी ताईजी का स्वभाव कैसा है। जो रूखा सूखा मिल रहा है चुपचाप खा लेती। मुझे भी हलवा खाना है माँ, मैं क्यों हलवा नहीं खा सकती? रिया ने रोते हुए कहा। अपनी बेटी को रोता देखकर आज बरसों पुराना सब्र का बांध पूरी तरह टूट चुका था। पूरी रात सोचती रही। सुबह उठी और जो घर के कामकाज हुए वह किए। बाकी जेठानी जी के लिए छोड़कर बैग उठाकर अपनी बेटी के साथ निकलने को तैयार हुई तो जेठानी जी ने रोक दिया। कहाँ जा रही है सुबह सुबह? घर के काम क्या तेरा बाप करेगा? मेरी पूरी जिंदगी रोते हुए बीती है, पर अब मेरी बेटी नहीं रोएगी। पिछली बार भी मुझे सासू माँ ने आंगनबाड़ी में लगाने के लिए कहा था, लेकिन लोग लाज के कारण आप लोगों ने मुझे चुप करा दिया। अगर जिंदगी मुझे दोबारा मौका दे रही है तो मैं लोक लाज के कारण क्यों घर में बैठूं? मेरी बच्ची को भी अच्छा खाना खाने का हक है और उसके लिए मुझे आपके बासी टुकड़ों पर पलने की कोई ज़रूरत नहीं है। मेरी बच्ची के लिए मैं भी पैसे कमाऊंगी और दोनों का खर्चा उठाऊंगी। ओह, बड़ी जुबान चल रही है। और घर के बाकी के काम कौन तुम्हारा बाप करेगा? औकात तो नहीं है एक कौड़ी की, और महारानी चली है नौकरी करने के लिए। अभी तुम्हें नौकरी भी नहीं मिली है और हमसे जुबान लड़ाती हो। किस बात का घमंड है तुम्हें? नव्या बोली। दीदी, नौकरी आज नहीं तो कल मिल जाएगी। तब जेठानी बोली, यहाँ रहना है तो घर के सारे काम करने पड़ेंगे, तुम्हारी यही औकात है। इतना कहकर जेठ और जेठानी दोनों जोर जोर से हंसने लगे। तब नव्या बोली, जैसे मैं घर की बहू हूँ वैसे ही आप इस घर की बहू है, और यह मकान आपका नहीं है, हमारे ससुर का है। इसमें उतना ही हक मेरा भी है जितना आप लोगों का है। तो आज के बाद आधे काम आप करेंगे और आधे मैं करूँगी, और आपसे ना हो सके तो मुझे अलग कर सकते हो, मुझे कोई परेशानी नहीं। देवरानी के मुंह से यह सब सुनकर के उसके जेठ जेठानी के मुंह से शब्द ना निकला। दोनों चुपचाप नव्या को जाते देखते रहे। तो दोस्तों, मैं आशा करती हूँ कि आज की कहानी आपको ज़रूर पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई है तो कहानी को लाइक और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद।